तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट है 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब से महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं क्लास 12 फीस की पूरी किताब लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। टोटल मैं आपको 33 प्रश्न कराने वाला हूँ, साथ में उसका सोल्यूशन भी आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ सभी का सोल्यूशन भी मैं आपको अच्छे तरह से कराने वाला हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर नोट वगैरह रखी हुई हैं, बस आप लोगों को सारी चीज़ों को कराना है। तो आप लोगों को केवल कुछ करना नहीं, केवल वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो के अंत तक बने रहना अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने जो आपका पूरी किताब से महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी होते हैं सोल्यूशन के साथ में करा दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसके अंतर्गत क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो वीडियो में यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जितने भी आपके महत्वपूर्ण 33 प्रश्न होते हैं इस टॉपिक से लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में समाप्त करते हैं। तो वीडियो महामाराथन क्लास होने वाली है, तो सारे पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि इसी प्रश्नों में से आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ तभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम लोग अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को शुरू करते हैं। जो आपका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है वो आपका है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। इसमें आपको बताना कि कूलाम का नियम क्या होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2009 में और 16 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, साथ में आपको याद कर लेना, क्योंकि इसका जो फार्मूला बनता है उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला पता होगा, नियम पता होगा, तभी आप सवाल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य जो बल होता है वो आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके मध्य जो दूरी होती है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक है, इनके बीच दूरी R दी हुई है। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो Q1 और Q2 के जो गुणनफल होगा उसके अनुपाती होगा। उनके बीच जो दूरी है R है जो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम होता है। देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, देखिए हम लोग देखते हैं। यह बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो K होता है वो क्या होता है, वो आपका अनुपाती नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पर K बराबर 1/4 बराबर इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे K लिखा हुआ वहाँ पे हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, या हम लोग 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये दो फार्मूले बन गए ना, यही आपका कूलाम का नियम होता है। ठीक है, तो ये आपका कूलाम का नियम, इसे आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि 5 × 10⁻⁷ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। इसमें आपको दूरी निकालनी है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 12 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार रिपीट हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना, इसका फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसका फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर F/Q होता है। अगर हम लोग F की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आपका एक नया फार्मूला बनता है। कैसे बनता है, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर होता है F/Q होता है। ठीक है, जब कि हम लोग जब कूलाम्बिक फोर्स के वैल्यू रखेंगे तो कितना रखेंगे 1/4 Q इंटू Q अपान R स्क्वायर। उसके बाद अपान Q, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आपका बचेगा 1/4 Q अपान R स्क्वायर। इसका बचेगा कितना E बराबर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ कितना E बराबर 1/4 Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, आपके इसके बाद आपको पता है कि इसमें आपका कूलाम की वैल्यू मतलब आपकी चार्ज की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, साथ में आपका E की वैल्यू भी दी हुई है। आपको सारी वैल्यू वहाँ पे रख देनी है, आपको यहाँ से दूरी मिल जाएगी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए और जो इसकी वैल्यू होती है 1/4 की वैल्यू उसकी होती है 9 × 10⁹ होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देखिए आगे देखिए क्या करते हैं आप इस फार्मूले में हम लोग, देखिए यहाँ पे आपको पता है कितना 1/4 की वैल्यू कितनी दी है 9 × 10⁹ ठीक है। उसके बाद E की वैल्यू कितनी दी है 450 वोल्ट पर मीटर। चार्ज कितना दिया है 5 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। देखिए E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 450 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1/4 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 9 × 10⁹ रख देंगे। उसके बाद हम लोग चार्ज की वैल्यू रखेंगे कितनी 5 × 10⁻⁷, उसके बाद में अपान R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम 450 को इधर लेके आएंगे। देखिए
उसके बाद हम लोग 450 को इधर ले आएंगे नीचे, आर स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें 10 की घात 9 और 10 की घात -8 में से जब घटेंगे तो कितना 10 की घात 1 बचेगा, ठीक है, तो मतलब 10 बचेगा। उसके बाद में जब 9 का हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 45 हो जाएगा, तो कितना होगा 45 गुणा 10 अपन 450। और उसके बाद जब 45 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। और जब 450 को हम लोग 450 से भाग करेंगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा, मतलब आपका जो दूरी आएगी कितनी आएगी, 1 मीटर आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होगा इसका आंसर। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसको संतुलित करती है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, जबकि इसमें जो आपका द्रव्यमान दिया है कितना 0.001 मिलीग्राम, जो मिलीग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है कि एक तेल की बूंद है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इसका फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये आपके देखिए बोर्ड परीक्षा में 19 में पूछा भी गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है आपका क्या, आवेश क्यू बराबर कितना दिया है, एक दिया है, मतलब उसमें कितना दिया है कि एक तेल की बूंद पर जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 1.6 10⁻⁻19 कूलम आपका दिया है आवेश, ठीक है। उसके बाद आपका द्रव्यमान कितना दिया है, ये मास कितना दिया है, ये बराबर कितना 0.001 मिलीग्राम दिया, ठीक है। इस मिलीग्राम को हम लोग जो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.001 10⁻�6 हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि संतुलित अवस्था में जो फोर्स होता है वो जो उसका वेट होता है mg के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसकी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ई को इस तरफ रखेंगे, क्यू को जो क्यू होगा इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो इसके इधर के मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या हो जाएगा mg अपन क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए m की वैल्यू कितनी है 0.001, तो 0.001 10⁻�6 ये वैल्यू रख दी। उसके बाद में हम लोग जी जो होता है जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे 10 रख देंगे, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। उसके बाद में अपान इसकी कितनी वैल्यू चार्ज कितना दिया है 3 गुणे 10 3 गुणे 1.6 10⁻�19 कूलम दिया, उसकी वैल्यू फिर पुट कर देंगे। उसके बाद जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा आपका मिलेगा 2.04 गुणे 10 की घात 10 वोल्ट पर मीटर आपका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न, इसे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक खोखले बेलन के भीतरी क्यू कूलम आवेश उपस्थित है, ठीक है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, आपको वो बताना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, वही आपको बताना है, ठीक है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2020 में और 14 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके आने की संभावना बोर्ड परीक्षा में आपके बन रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये देखते हैं। आपको पता होगा कि जो गॉस का प्रमेय होता है उसके अनुसार, कि गॉस के प्रमेय के अनुसार जो खोखले बेलन से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सवाल में दिया भी हुआ है कि बेलन के जो वक्रीय पृष्ठ है उस पर विद्युत फ्लक्स कितना दिया, 5 वोल्ट मीटर दिया, मतलब जो आपका जो बेलन है उसके जो वक्रीय पृष्ठ मतलब जो ये एरिया है उस पर आपका कितना दिया हुआ है 5 आपका वोल्ट मीटर दिया हुआ है, क्या विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो हम लोग टोटल निकालेंगे जो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, अतः बेलन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 + 5 1 + 5 2, जो 5 1 5 2 क्या है वो देखिए, जो 5 1 या 5 2 क्या है वो बेलन के जो समतल पृष्ठ है उनसे जो फ्लक्स निकल रहा है वो है 5 1 और 5 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 + 5 1 + 5 2 बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पर 5 1 तथा 5 2 क्रमशः बेलन के समतल पृष्ठ के दोनों ओर से निर्गत फ्लक्स है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि बेलन के दोनों सिरों से समान विद्युत फ्लक्स मतलब समान फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा जो 5 1 होगा वो 5 2 के बराबर होगा। हम लोग जहाँ पे 5 2 होगा वहाँ पे हम लोग 5 1 भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए जो आपका ये वाला फार्मूला है, देखिए ये वाला 5 + 5 1 + 5 2, यहाँ पे हम लोग 5 2 के स्थान पे हम लोग 5 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 5 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया जो 5 क्या हो जाएगा 5 + 2 5 1 बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए अब इसको हम लोग जो 5 आपको हम लोग इधर लेके जाएंगे, इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 1 बराबर क्यू अपन मतलब 2 5 1 बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन -5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए जो 2 5 1 मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो कितना डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा 5 1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्यू अपन एप्सिलॉन -5 होगा। ये आपका जो होगा जो समतल पृष्ठ से किसी एक से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 में कितना आ जाएगा 1/2 क्यू अपन एप्सिलॉन -5 आपका इसकी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10 की घात -8 कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में और 20 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, मतलब रिसेंट टाइम में पूछा जा रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं पता इसे आप नोट करेंगे, इसको याद करेंगे तथा इस सोल्यूशन को देख लेंगे कैसे इस सोल्यूशन को किया जाए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे। देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया है, देखिए इसमें आपको दिया है रैखिक आवेश से दूरी कितनी दी हुई है, r बराबर 2 सेंटीमीटर दी हुई है। इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में
कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कितना दिया हुआ है 10 × 10⁻8 कूलाम पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो बल की तीव्रता का फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। इसका फार्मूला यहाँ पे बनता है। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डाटा बदल दे लेकिन फार्मूला आपको यही सेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 1/4πε0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है, आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ लैम्डा आपकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे और आर की वैल्यू भी रख देंगे तो आपका जब हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए सारी वैल्यू पुट करिए, देखिए यहाँ पे क्या रखते हैं। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी रखेंगे 9 × 10�9, उसके बाद में 2 यहाँ पे पहले है, उसके बाद में लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻8 अपान आर की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻²। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 9 को इधर लिख लीजिए। उसके बाद में क्या होगा 10 की घात +9 और एक और हो जाएगा 10 की घात +2 मतलब 10 की घात 10 हो जाएगा। उसके बाद में जब 10 की घात 10 में से हम लोग 10 की घात 8 घटाएंगे तो क्या 10 की घात 2 बचेगा ऊपर प्लस में। ठीक है, और ये नीचे माइनस में है 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +2 हो जाएगा। तो 10 की घात +2 और 10 की घात +2 10 की घात +4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। का अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। आरसी का बीमीय समीकरण निकालिए जहां आर प्रतिरोध तथा सी धारिता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2016 में और 11 में 2 बार पूछा गया है। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न क्योंकि जो आरसी की बीमीय समीकरण होता है वो आपकी वह विकल्प में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो धारिता होती है ये भी आपका कभी कभी 2 नंबर में कभी कभी 3 नंबर में भी धारिता ये पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से तैयार हो जाएंगी। देखिए, तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही आपकी उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। मतलब कोई भी चालक जो आवेश जितना वो आवेश ग्रहण कर सकता है उसकी जितनी क्षमता होती है वही आपकी विद्युत धारिता कहलाती है। इसे हम लोग देखिए क्या चालक को दिए गए आवेश तथा उसके संगत उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसी के अनुपात को हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है C बराबर Q/V। देखिए Q क्या होता है चार्ज होता है और B क्या होता है जो विभव में वृद्धि होती है वही आपका होता है। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला C बराबर Q/V हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे देखिए जहाँ पे क्यू क्या है आवेश है और बी क्या है विभव में वृद्धि है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरसी की बीमा क्या होती है। देखिए आरसी की बीमा क्या होती है, जो आरसी की बीमा निकालने के हम लोग पहले आर की बीमा और सी की बीमा दोनों निकालेंगे तो आपको हम लोग को आरसी की बीमा ऐसे मिल जाएगी। देखिए क्या होता है, तो पहले हम लोग प्रतिरोध आर की बीमा निकाल लेते हैं और उसके बाद धारिता सी की बीमा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध आर होता है उसकी बीमा क्या होती है, उसकी बीमा होती है ml² t-3 a⁻² होता है, जबकि धारिता जो होती है सी की बीमा क्या होती है m⁻1 l⁻2 t⁻4 a⁻2 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो m⁻1 m⁻1 दोनों कैंसिल हो गए कट गए। ठीक है, उसके बाद l⁻2 और l⁻2 तो दोनों कट गए, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट गया। उसके बाद t⁻3 और t⁻4 तो इसमें से एक जब 4 में से 3 कटेगा तो आपका 1 हो जाएगा तो मतलब t⁻1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में a⁻2 a⁻2 दोनों कट गए, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट कैंसिल हो गए तो आपका क्या होता है यहाँ पे केवल t बचा, मतलब जो टाइम की बीमा होगी वो आपकी आरसी की बीमा के बराबर होगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है अर्थात आरसी की बीमा समय की बीमा के बराबर होती है, मतलब जो आरसी की बीमा होगी वो समय की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया धारिता क्या होती है, साथ में आपकी आरसी की बीमा क्या होती है, आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर है जहां प्रतीकों के समान अर्थ है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में 17 में 15 में और 11 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न क्योंकि इसका जो फार्मूला बनता है उस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछा तो आपको ऐसा कर देना, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको न्यूमेरिकल भी कर देना। ठीक है, तो क्या होता है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, हम लोग आइए देखते हैं। देखिए जो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व होता है उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका फार्मूला बनता है स्मॉल u बराबर आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन जो होता है वही आपका संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपन b' होता है, b' क्या है यहाँ पे आयतन है। ठीक है, तो ये होता है ठीक में। उसके बाद में आपको होता है संधारित्र की जो ऊर्जा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए उसका फार्मूला होता है, देखिए संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे C क्या होता है, यहाँ पे C होती है धारिता होती है और V क्या होता है प्लेटों के बीच में विभवांतर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन का फार्मूला क्या होता है तो वो होता है B' बराबर A × D होता है। A क्या होता है यहाँ पे क्षेत्रफल, D क्या होता है प्लेटों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, उसके बाद संधारित्र की जो धारिता होती है उसका भी फार्मूला बनता है, क्या होता है उसका C बराबर ε0 Ka/d होता है। यहाँ पे K क्या होता है माध्यम का परावर्तितांक होता है। ठीक है, तो जितने तीनों फार्मूले उठा के हम लोग जो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है उसमें रखेंगे तो हम लोग को 1/2 ε0 E स्क्वायर का फार्मूला आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए तो आपका फार्मूला होता है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपन b' होता है। यहाँ पे स्मॉल जो यहाँ पे जो कैपिटल U है उसकी वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे 1/2 CB स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए U बराबर 1/2 CB स्क्वायर रख देंगे। उसके बाद जो b' यहाँ पे आयतन है वहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग AD रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा U बराबर 1/2। उसके बाद हम लोग जहाँ पे C है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, वहाँ पे धारिता की वैल्यू रख देंगे। देखिए कितने धारिता की वैल्यू संधारित्र की C बराबर ε0 Ka/d रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे
यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ए अपन डी इंटू बी स्क्वायर अपन ए डी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि ए कट जाएगा, देखिए कैसे कट जाएगा, देखिए यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ए अपन डी इंटू बी स्क्वायर अपन ए डी। ए से ए कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, देखिए यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा कि जो संधारित्र के प्लेटों के बीच जो बद्ध छेद होता है उसकी तीव्रता होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर बी अपन डी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी अपन डी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ई रख देंगे, इसका दोनों का होल स्क्वायर है तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो क्या होगा, के की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला, नया फार्मूला क्या बनेगा, देखिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या बन जाएगा, यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आपको प्रूव करना था कि आपको जो बताना था कि जो प्लेटों के बीच संधारित्र संचित ऊर्जा होती कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, वो आपका हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद लघु उत्तरीय में जो आपका प्रश्न नंबर 8 होने वाला है वो आपका है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर अथवा 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी प्राप्त कीजिए, जहां पर सी क्या है, चालक की धारिता है, क्यू क्या है, चालक पर आवेश, तथा बी उसका विभव है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016 में और 11 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। इस जो आपका जो ये बनता है आपका व्यंजक, इस पे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो आपको इसका व्यंजक कैसे मिलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ में आपका इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे पहले क्या होता है वैद्युत स्थित ऊर्जा, उसके बाद हम लोग उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है वैद्युत स्थित ऊर्जा। देखिए, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, उसमें वैद्युत स्थित ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, जो आपका क्या होता है, देखिए किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, प्रारंभ में देखिए क्या होता है, प्रारंभ में किसी अनावेशित चालक पर जो आवेश होता है उसकी मात्रा क्या होती है, शून्य होती है, अतः चालक तल पर जो विभव होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। मतलब ये है, अगर प्रारंभ में किसी अनावेशित चालक पर आवेश की मात्रा अगर शून्य होगी तो क्या होगा, उसके चालक तल पर विभव की मात्रा भी शून्य होगी। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे चालक को आवेशित करते जाएंगे तो क्या होगा, उस पर विभव भी बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें लिखा हुआ है, देखिए जैसे जैसे चालक को आवेशित किया जाता है उसका विभव भी बढ़ता जाता है। क्या, क्योंकि अभी किस लिए बढ़ता है, क्योंकि चालक पृष्ठ का जो विभव होता है वो वहाँ पर उपस्थित आवेश के अनुपाती होता है। जैसे जैसे हम लोग विभव मतलब जैसे जैसे हम लोग वहाँ पे आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये बात होगी। अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए, माना किसी चालक को क्यू कूलम आवेश देने पर उसका विभव बी वोल्ट हो जाता है, तो क्या देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, हम लोग चालक का औसत विभव निकालेंगे। देखिए औसत निकालने का क्या क्या होता है, अगर दो क्वांटिटी है तो दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वहाँ पे औसत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ से औसत निकालेंगे किसका, हम लोग विभव का औसत निकालते हैं। देखिए आधा चालक का औसत विभव क्या हो जाएगा, देखिए जब शुरुआत में क्या था, जीरो था पोटेंशियल, उसके बाद हम लोग ने बी माना। ठीक है, तो क्या होगा 0 + v/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ से कितना मिल गया, औसत विभव b/2 मिल गया, हमको औसत विभव प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कार्य निकालते हैं। यहाँ पे कार्य कैसे निकालेंगे, देखिए चालक को आवेशित करने में जो किया गया कुल कार्य क्या होता है, वो आवेश गुणे औसत विभव के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है W बराबर यानी कार्य बराबर आवेश गुणे औसत विभव। आवेश आपका कितना है, Q है। ठीक है, आपका औसत विभव कितना है, b/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 QB आपका क्या आ गया, आपका यहाँ से कार्य आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जो यही जो कार्य होता है, क्या होता है, यही कार्य जो होता है वो आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, जो ये कार्य होता है आपका, यही क्या होता है, आवेशित जो चालक होता है उसके पृष्ठ पर स्थित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अतः चालक की जो स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी, यू बराबर हाफ QB हो जाएगी। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर Q/C होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फार्मूला को मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर, देखिए इसको अगर हम लोग इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, Q बराबर CB आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसी Q की वैल्यू यहाँ पे हम इस फार्मूले में U बराबर हाफ QB में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2, जहाँ पे हम लोग का क्यू है वहाँ पे हम लोगों ने CB रख दिया, क्या CB इंटू वी, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 C और VB इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 CB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए जहाँ पे आपका V है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, वहाँ पे हम लोग रख देंगे Q/C रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2, यहाँ पे जब हम लोग Q/C रखेंगे और एक Q पहले से है तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर/C हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपके दो फार्मूले बन के कौन कौन सा, 1/2 CB स्क्वायर और एक आपका 1/2 Q स्क्वायर/C स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग तीनों फार्मूलों को एक साथ लिखते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2 QB या 1/2 CB स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर/C, ये तीनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो Q है क्या है, वो कूलम में मतलब आवेश है। ठीक है, जो B है वोल्ट में है। ठीक है, तो जो C है वो फैरेड है, जो धारिता उसकी है फैरेड में। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होगी, U यानी जूल में होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आपका होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का आपका जो है व्यंजक हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि L लंबाई तथा D व्यास के चालक के सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक में वैद्युत क्षेत्र E तथा प्रतिरोध R किस प्रकार प्रभावित होते हैं, जबकि इसमें कहा गया है कि अगर हम लोग B को आधा कर दें या D को हम लोग D यानी व्यास को दोगुना कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2013 में पूछा गया प्रश्न। देखिए इसमें जितने भी फार्मूले आपको बन रहे हैं सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे फार्मूले आपको याद कर लेना है तथा इसको हम लोग कैसे, देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देखना है कि इस पे आपको फार्मूले पे या इस कॉन्सेप्ट पे आपके सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखिए
आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा चालक में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है BIT होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ई है वो क्या होता है, वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, आपका विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई यानी आपका वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू घटाएंगे तो दोनों घट जाएंगे, तो क्या होगा देखिए, इसमें आपका पहला क्या था, हम लोग बी को अगर आधा कर दें तो क्या होगा देखिए, अगर हम लोग बी को आधा करेंगे यानी विभवांतर को आधा करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र भी आधा हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है, अतः बी को आधा करने पर ई भी आधा हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग विभवांतर को आधा करेंगे तो क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब वही हम लोग अगर प्रतिरोध की बात करें तो क्या होगा, प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध बराबर आर बराबर बी अपान होता है। ये जो होता है वो आपका नियत होता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है, तो इससे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर पे देखिए। अतः हम लोग बी को अगर आधा भी कर दें तो क्या होगा, प्रतिरोध आर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो आपका इसमें जो पहला पार्ट था वो हो गया। आप दूसरे पार्ट के हम लोग बढ़ते हैं, अगर हम लोग डी यानी व्यास को दोगुना कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए। आपका इसमें आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग व्यास डी को दोगुना करते हैं तो क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए आपका जब हम लोग अगर व्यास को दोगुना करते हैं तो वहाँ से वैद्युत क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वैद्युत प्रतिरोध की बात करें तो क्या होगा, प्रतिरोध का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आर बराबर रो एल अपान ए होता है, ठीक है। आपका ए का यहाँ पे आपका एरिया है, ठीक है। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पाई स्क्वायर, आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा रो एल अपान पाई आर स्क्वायर। देखिए आपका जो ये आपका जो त्रिज्या होती है क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे रो एल अपान पाई इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग आर है वहाँ पे हम लोग डी/2 कर देंगे, मतलब क्या होता है जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा डी/2 हो जाएगा, ठीक है। डी/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, अपान 4 हो जाएगा, 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 4 रो एल अपान पाई डी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से अब देखिए, अगर आता हम लोग अगर व्यास को दोगुना करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग यहाँ से डी को दोगुना करेंगे तो होगा प्रतिरोध क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर, जिसे हम लोग टर्मिनल विभवांतर के भी कहते हैं, में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 17 में 15 में और 13 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बन रही है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपसे विद्युत वाहक बल के बारे में अलग से पूछ लिया जाए या विभवांतर के बारे में अलग से पूछ लिया जाए, या दोनों को एक साथ करके भी अंतर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग दोनों के बीच में अंतर देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका विद्युत वाहक बल का जो पहला पॉइंट है, देखिए क्या है कि विद्युत वाहक बल का जो मान होता है सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है, जबकि अगर हम लोग विभवांतर की बात करें तो क्या होता है, देखिए बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है, सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। मतलब ये है कि जो देखिए आपका जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वो देखिए विद्युत वाहक बल का मान सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है, जबकि इसका मान क्या होता है, विभवांतर का कम होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, देखिए खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जबकि अगर हम लोग विभवांतर की बात करें तो क्या होता है, देखिए बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर ही सेल का विभवांतर कहलाता है। मतलब ये खुले परिपथ के लिए होता है विद्युत वाहक बल, और ये विभवांतर बंद परिपथ के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपके दो अंतर हो गए। अब हम लोग इसका तीसरा अंतर देखते हैं क्या है। देखिए आपका जो तीसरा अंतर है इसमें देखिए आपका ये है कि देखिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, यह सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। मतलब यह जो आपका विद्युत वाहक बल होता है क्या होता है, वो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, या सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। जबकि हम लोग अगर विभवांतर की बात करें तो क्या होता है, या बंद परिपथ में विभवांतर का मान परिपथ के दोनों बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है, वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है। इसमें निर्भर करता है जबकि इसमें निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग चौथे पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी सेल में आवेशिक गमन में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। जबकि अगर हम लोग विभवांतर की बात करें तो क्या होता है, विभवांतर शब्द होता है विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको चौथा पॉइंट फिर से देखते हैं क्या होता है। देखिए जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसी सेल में आवेशिक गमन में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। जबकि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर शब्द होता है वो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये दोनों में अंतर होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता ई नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में 13 में और 10 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों का फार्मूला क्या बनता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, हमको बताना है चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, ठीक है, उसे हम लोग को बताना है, ठीक है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हम लोग को पता है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर क्या होता है, 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। इसका फार्मूला क्या होता है म्यू नॉट का, 4 पाई × 10⁻⁷। तो इसका जो आपका मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपान एम्पीयर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मात्रक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, अगर देखिए आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। अगर इस यहाँ से हम लोग अगर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान, देखिए या ये जो है आपका इसको इधर ले आइए और आपको इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बराबर
1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, म्यू नॉट को यानी चुंबकशीलता को तथा बाजुशीलता को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। साथ में आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो आप 10⁻⁷ है ऊपर माइनस में नीचे आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 7 कितना 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 × 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर इसको हम लोग चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग चाहें तो आपका देख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर कर देंगे, तो आप जब इसको खोलेंगे तो क्या 3 3 का 9 होगा, और 10⁸ का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये पता होगा कि जो 3 × 10⁸ होती है वो क्या होती है, प्रकाश का वेग का जो प्रकाश का वेग होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ आपका प्रकाश का वेग की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ के स्थान पे हम लोग सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1/c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो दोनों में रिलेशन बनेगा क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो आपका जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। आपका दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। मतलब ये है कि चुंबकशीलता तथा बाजुशीलता में क्या रिलेशन है, ये आपका हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² आपका रिलेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे सी क्या है, प्रकाश का वेग है, ठीक है। तो आपका ये हो गया प्रश्न, इससे आप इसका सोल्यूशन हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखिए इसे आपसे पूछ रहा है कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 में 17 में और 7 में 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है तथा अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, साथ में आपको इसको याद भी कर लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। देखिए पदार्थ का प्रत्येक जो परमाणु होता है क्या होता है, एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। और जो देखिए परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षीय परिक्रमण करते हैं तथा चक्रण के कारण ही परमाणु में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण ही उत्पन्न होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण ही परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। देखिए चुंबकत्व के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है। चुंबकत्व का मूल कारण क्यों माना, क्योंकि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही हम लोग पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और है, देखिए लेकिन परमाणु में जो चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर से ही उत्पन्न होता है। देखिए परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसी आधार पर हम लोग विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 12, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। देखिए इसे हमसे पूछ रहा है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्न गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में और 12 में 2 बार रिपीट हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्न गुणांक का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता इसे आपको ध्यान में रख लेना है, याद कर लेना है, उसका निगमन भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसको निगमित कैसे करेंगे, आइए देखिए। मान लीजिए r मीटर त्रिज्या तथा n फेरों की एक समतल वृत्ताकार कुंडली में हम लोग I एम्पीयर की धारा विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मानना है कि r मीटर त्रिज्या है तथा n फेरों की एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें हम लोग I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें। तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग पहले वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे केंद्र पर, ठीक है। तो क्या होगा, आधा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट NI/2R। आपका क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया यहाँ पे कुंडली के केंद्र पर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए क्या होता है। देखिए इसमें मान लीजिए कुंडली के संपूर्ण तल में चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र क्या बी है वो एक समान है। तो हम लोग अतः कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर बी डॉट आपका आ गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, बी डॉट आपका क्या आ गया, क्या आपका चुंबकीय फ्लक्स आ गया, ठीक है। आपको इसको हम लोग समीकरण 1 भी मान लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, ये आपका जो यहाँ पे ए है क्या आपका हो कुंडली का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अतः उसका वैल्यू कितनी होती है क्षेत्रफल की, ए बराबर एरिया की वैल्यू कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग समीकरण 1 में हम लोग दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए अब देखिए आपका जो यह फार्मूला था फाई बराबर वी डॉट ए क्या था, इसमें हम लोग वी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों वैल्यू हम रखेंगे। तो क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, म्यू नॉट NI/2R इसकी वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद हम लोग एरिया की वैल्यू कितनी, पाई आर स्क्वायर रखेंगे। दोनों को जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आपका मिलेगा, म्यू नॉट पाई NRI/2 आपका क्या मिला, आपका फाई आपका प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए आपका जो कुंडली का स्वप्न गुणांक होता है उसका फार्मूला क्या बनता है, देखिए उसका फार्मूला होता है L बराबर N फाई/I होता है, ठीक है। देखिए कुंडली का जो स्वप्न गुणांक होता है उसका फार्मूला क्या बनता है, L बराबर N फाई/I होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जहाँ जो फाई की वैल्यू हम लोग को मिली कितनी, म्यू नॉट पाई NRI/2 मिली है, इसे हम लोग वहाँ पे उठा के रख देंगे। तो क्या देखिए N/I तो पहले रहेगा, ठीक है। हम लोग फाई के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, म्यू नॉट पाई NRI/2 इसे हमने पूरी वैल्यू रख दी। तो आपका जो समतल कुंडली का जो स्वप्न गुणांक मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है अतः समतल कुंडली का स्वप्न गुणांक L बराबर क्या आपको प्राप्त होता है, म्यू नॉट पाई आपका देखिए एक n से मल्टीप्लाई तो n स्क्वायर, तो क्या होगा N² R/2 आपका क्या मिल गया, समतल कुंडली का स्वप्न गुणांक क्या मिला, L बराबर म्यू नॉट पाई N²
इंटू आर अपान टू आपका मिल गया क्या, समतल कुंडली का स्वयं गुणांक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फार्मूला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। का जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में, 12 में और 11 में 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है स्वप्रेरण, क्या होता है अन्योन्य प्रेरण। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर हो सकता है कि ये प्रश्न आपको क्यों लिए देखने को मिल जाए कि क्या होता है स्वप्रेरण, क्या होता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, या दोनों अलग अलग पूछ सकता है या दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देंगे, पहले हम लोग देखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर भी स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। देखिए, किन्हीं दो कुंडलियों, देखिए इसमें लिखा हुआ है, या फिर हम लोग आपको बताते हैं क्या होता है। देखिए, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है क्या होता है, वह संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जब हम लोग दूसरी कुंडली में क्या करें, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, वही आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसे हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं, संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जब हम लोग दूसरी कुंडली में क्या करें, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए, इसका उदाहरण क्या होता है, इसका व्यवहारिक उदाहरण होता है ट्रांसफार्मर की जो कारण प्रणाली होती है वो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक पे आधारित होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर क्या होता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आगे, तो अब हम लोग जानते हैं क्या होता है स्वप्रेरण और क्या होता है अन्योन्य प्रेरण में अंतर। देखिए, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में अगर विद्युत दाब प्रेरित हो तो उसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करने से समीप रखी किसी अन्य कुंडली में अगर विद्युत दाब उत्पन्न हो तो हमें उसे क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में विद्युत दाब प्रेरित होता है, जिसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करने से समीप रखी किसी अन्य कुंडली में विद्युत दाब प्रेरित होता है, जिसे हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आपका होगा स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम में प्रश्न नंबर 15 क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछा है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इनसे क्या हानियां हैं तथा किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड में इनको उत्पन्न होने से हम लोग किस प्रकार रोक सकते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पता होना चाहिए कि भंवर धाराएं क्या होती है, इनसे क्या हानियां होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेना, साथ में आपको इसको याद भी कर लेना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इसके आने की संभावना बन रही है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं क्या होती है भंवर धारा, उसके बाद हम लोग भंवर धाराओं से हानियां भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती है भंवर धारा। देखिए, जब हम लोग किसी धातु की मोटी प्लेट को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करते हैं तो क्या होता है, तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपका, यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो क्या होगा, तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करते हैं तो क्या होता है, तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया भंवर धाराएं। अब हम लोग जानते हैं भंवर धारा से हानियां क्या होती है। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है, डायनेमो तथा मोटर की आर्मेचर कुंडलियों की क्रोडों में ट्रांसफार्मर के फ्रेम में भंवर धाराओं की उत्पत्ति द्वारा ऊर्जा का उष्मा के रूप में बहुत हास होता है। मतलब है, इसमें क्या होता है, जो भंवर धारा होती है वो ऊर्जा का उष्मा के रूप में बहुत ज्यादा हास कर देते हैं। ठीक है, इससे ये हानियां हो जाती हैं। ये आपका हो गया भंवर धारा से हानियां। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला जो पार्ट था क्या था, इसमें आपसे पूछ रहा था कि हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा को रोकने के लिए क्या उपाय करते हैं। देखिए, इसमें क्या उपाय करते हैं हम लोग, भंवर धाराओं के हाथ को कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की किरोड को कई पतली पतली पत्तियों के रूप में वार्निश से जोड़कर बनाते हैं, जिसे हम लोग पटली तोड़ देते हैं। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है, भंवर धाराओं को हाथ को कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की किरोड को कई पतली पतली पत्तियों के रूप में वार्निश से जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार बनाई किरोड को हम लोग पटली तोड़ देते हैं। मतलब देखिए, इसमें आपका क्या हुआ, जब हम लोग आपका अगला पार्ट था, इसमें आपसे पूछ रहा था कि ट्रांसफार्मर की किरोड में भंवर धाराओं को रोकने के लिए क्या उपाय है। देखिए, इसमें आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की किरोड में भंवर धाराओं को रोकने के लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, भंवर धाराओं के हाथ को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की किरोड को कई पतली पतली पत्तियों के रूप में वार्निश से जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बनाई क्रोड को हम लोग पटली क्रोड करते हैं। मतलब भंवर धाराओं के हाथ को कम करने के लिए हम लोग पटली क्रोड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धारा के लिए उपाय। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इस से पूछ रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल सी व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलाकोण फाई का व्यंजक लिखिए। फाई के किस मान के जेड का मान न्यूनतम होता है। इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें आपको बताना है परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलाकोण फाई का व्यंजक बताना है, तथा साथ में आपको ये भी बताना है कि फाई के किस मान के जेड का मान न्यूनतम होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 11 में और 7 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पता होना चाहिए क्या होता है परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला और क्या होता है कलाकोण का फार्मूला। अगर आपको नहीं पता है आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके के समान आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने। ठीक है, तो हम लोग आगे जानते हैं कि एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एल सी आर परिपथ की परिबाधा का फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया, जब आपको प्रतिबाधा का फार्मूला क्या बनता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां पे आर क्या होता है आपका, आर आपका प्रतिरोध होता है, एल क्या होता है प्रेरकत्व होता है, साथ में आपका सी क्या होता है धारिता होती है। ठीक है, ये आपका होगा किसका, प्रतिबाधा का फार्मूला। अब देखिए, जो कलाकोण का फार्मूला क्या बनता है, देखिए इसमें आपका आगे लिखा हुआ है,
जो आपका कला कोण उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका कला कोण होता है वो 5 बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर होता है। मतलब आपका कला कोण का फॉर्मूला क्या बनता है, 5 बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर इसका कला कोण का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और देखिए आपका जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होता है। देखिए 5 बराबर 0 के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ है 5 बराबर 0 के लिए जेड का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न, हिसाब से नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था इसका जो आपका फॉर्मूला तीनों बन गए, प्रतिबाधा का फॉर्मूला या कला कोण का फॉर्मूला, देखिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे इसमें पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में 9 में और 7 में 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट कर लेना, साथ में इसको याद भी कर लेना, क्योंकि इसके आने समान आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने। ठीक है, तो हम लोग आगे जानते हैं क्या होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। देखिए समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब वो ये हो गया कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तथा ये भी होता है समय के साथ जो परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब ये है कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तथा समय के साथ परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने यहाँ से बताया कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में जो एक तरंग होती है वो निहित होती है। ठीक है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। मतलब ये बताया कि प्रकृति में एक तरंग, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है। ठीक है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के लिए क्या स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित होती है। ठीक है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं, इसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। देखिए इसमें यह लिखा हुआ है आगे, देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं, जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं, यही आपका तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि इस तरंग में जो होता है विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र जो होते हैं दोनों परस्पर लंबवत, मतलब इसमें क्या होगा विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे यानी लंबवत होते हैं। ठीक है, और तथा इसमें आगे भी लिखा हुआ है तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के तो लंबवत होंगे ही, साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए आप नीचे बना हुआ है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो आपका ये डायग्राम होगा, ये आपका होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपका देखिए प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की जाके विद्यमान पाती होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में और 15 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है आप नोट कर लीजिएगा, साथ में इसको आपको तैयार भी कर लेना, क्योंकि इसके आने के समान आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यदि हम लोग विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को हम लोग 2 से निरूपित करें, मतलब ये होगा कि अगर हम लोग विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से डिनोट करें तो क्या होगा, तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका 2n1, मतलब 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, यानी 2 हम लोग किसको माना सघन माध्यम को, 1 किसको माना हम लोगों ने विरल माध्यम को माना, तो क्या हो जाएगा 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, देखिए यदि हम लोग आपतन कोण आई को क्रांतिक कोण सी के बराबर मान ले तो क्या होगा, तब अपवर्तन कोण जो होगा आर होगा क्या होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए जहाँ पे हम लोगों ने साइन, यहाँ पे आपका आई लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी अपान, यहाँ पे जहाँ का आर लिखा वहाँ पे हम लोग 90 रख देंगे तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी जो होगा वो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपका लिखा हुआ है इसमें, आपको पता होगा कि परंतु 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक जो होता है वो 1/1 के सापेक्ष 2 के अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब ये होगा जो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, वो 1/1 के सापेक्ष 2 के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, अतः 1/1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जो होगा वो साइन सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक मतलब 1n2 क्या हो जाएगा 1/sin सी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, मतलब जो होगा n होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c के हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये प्रूव होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका, एक लेंस की फोकस दूरी f है जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की दूरी m+1 × f होगी। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में और 11 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आने की आपकी बोर्ड परीक्षा में संभावना है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से तैयार कर लेंगे तभी आप वहाँ पे उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका f क्या है, आपका f है फोकस दूरी है। ठीक है, u अभी क्या है क्रमशः लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, आपका जो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग 20 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग दोनों पक्षों में 20 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका b/b माइनस b/u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए उसके बाद में इधर भी हो जाएगा तो क्या होगा b/f हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है b से b कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, तो क्या 1 माइनस b/u हो जाएगा और बराबर b/f आएगा। इस वैल्यू को आप लोग याद कर लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम लोग उठा के अभी जो अगला फार्मूला आपका बनेगा उसमें हम लोग इसकी वैल्यू को अभी रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे, आइए देखते हैं।
तो देखिए आपका अगला क्या है, आवर्धन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि आवर्धन का क्या होता है, m बराबर होता है v अपॉन यू होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग 1 से घटा देंगे, तो क्या होगा देखिए 1 माइनस m बराबर 1 माइनस v अपॉन यू, ठीक है, ये हो गया। अब आपने जो पिछला फॉर्मूला आपने निकाला 1 माइनस v अपॉन यू बराबर v अपॉन f, ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस v अपॉन यू, हम लोग वहाँ पे v अपॉन f रख देंगे। देखिए यहाँ पे रख दिए ना, उसके बाद क्या होगा देखिए 1 माइनस m बराबर v अपॉन f हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, b को इधर रखिए और f को जो डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b बराबर vf इंटू 1 माइनस m आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब दिया हुआ है कैसा दिया हुआ है, वास्तविक दिया हुआ है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो m का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु प्रतिबिंब आपका क्या वास्तविक आता है m का मान ऋणात्मक होगा। देखिए जब m का मान ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आपका वैल्यू जो आएगी b बराबर f ब्रैकेट में 1 प्लस m आपका है नहीं, जो आपके पर्दे की लेंथ से दूरी आएगी वो क्या आएगी, b बराबर f इंटू 1 प्लस m आपका आएगी, ठीक है। तो आपका ये आपका प्रूफ होगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, देखिए हमसे पूछ रहा है किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए, दिखाए कि विचलन कोण कब न्यूनतम होगा। इसमें आपको बताना है कि किसी भी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ क्या होता है, तथा आपको ये भी बताना है कि विचलन कोण कब न्यूनतम होता है, ठीक है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 12 में और 10 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इसका जो ग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ इसे बनाए हुए होंगे तभी आप वहाँ पे बना पाएंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जब आपतन कोण तथा निर्गत कोण जो है बराबर होते हैं, अर्थात प्रिज्म के लिए अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, तब क्या होता है, जो विचलन कोण होता है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। मतलब ये हो गया जब आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होंगे तब प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण जो होगी वो प्रिज्म के आधार से समांतर हो जाएगी, तब क्या होगा, विचलन कोण तब न्यूनतम होगा, ठीक है। जो इसका जो ग्राफ बनता है देखिए इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसका जो वक्र बनता है यहाँ का आई डेल्टा एम का, देखिए यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे जो डेल्टा एम जो मिनिमम होता है कब होता है, जब यहाँ पे 45 डिग्री पे क्या होता है आपतन कोण होता है, यहाँ पे 38 डिग्री पे क्या होता है विचलन कोण होता है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसकी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपका होता है ग्राफ। देखिए जो आपका जो होता है, देखिए जो वाई एक्सिस में क्या होता है आपका विचलन कोण होता है, और जो आपका जो आपतन कोण होता है कहाँ होता है, आपका एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है। उसके बीच जो ग्राफ बनता है आपका, ये आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो चलो नोट कर लीजिए इस ग्राफ को अच्छे से, इसको बना के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है निकट दृष्टि दोष। और आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेना, साथ में इसको याद कर लेना, क्योंकि इस तरह की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने, तो अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का दूरबिंद अनंत पर न होकर समीप रहता है। मतलब ये है कि इस दोष में क्या होता है, इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो अनंत पर न होकर समीप पर रहता है, ठीक है। इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये होगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप जान लेते हैं क्या होता है निकट दृष्टि दोष के कारण। देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला कारण क्या है आपका, ये पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना। मतलब इसमें क्या होता है, जब ये दोष होता है तो क्या होता है, उसमें नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। ये आपका पहला कारण होता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है, देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है आगे, आपका ये दूसरा कारण है। देखिए तो इसमें आपका दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है आपका, देखिए इसमें क्या है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, देखिए आपको ये दोष हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आगे क्या है, देखिए इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित ना होकर उससे आगे बनने लगता है। मतलब ये है तो आपका जो प्रतिबिंब है आपका रेटिना पर बनना चाहिए वो यहाँ न बन के इससे आगे ही बनने लगता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित ना होकर इससे आगे ही बनने लगता है, अर्थात क्या होगा प्रतिबिंब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ऊपर बन जाएगा, मतलब यहाँ बीच में बन जाएगा, ठीक है। इसके बनने के कारण क्या होगा, इससे बन जाने से क्या होगा, दूर जो दूरबिंदु होगा वो अनंत पर ना होकर कहाँ होगा, आंख के काफी समीप बनता है, ठीक है। तथा क्या होगा जो निकट बिंदु होगा वो भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके का जो लघु उत्तरीय में जो प्रश्न नंबर 22 होने वाला, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि तरंगार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में और 13 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है तरंगार, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट कर लें, क्योंकि इसके आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बननी है। अगर आपको पता रहेगा तभी आप वहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं तरंगार के बारे में, उसके बाद हम लोग उसका उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है तरंगार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को हम लोग तरंगार कहते हैं। मतलब आपका हो गया किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को जो काल्पनिक सतह जो स्पर्श करते हुए आपका तरंगार कहलाते हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को हम लोग तरंगार कहते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया तरंगार, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान माध्यम में किसी तरंग का जो तरंगदार्घ होता है क्या होता है, सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब आपका हो गया कि समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगार्घ सदैव तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री यानी लंबवत होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये आगे लिखा हुआ है इसमें कि जो तरंगार्घ होता है वो देखिए लिखा हुआ है कि तरंगार्घ विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। मतलब आपका जो तरंगार्घ होगा वो विभिन्न स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि माध्यम में किरणें समांतर इज रेखीय हैं तो
तो तरंगाग समतल होगा। मतलब आपका ये हो गया यदि माध्यम में जो किरणें होंगी वो समांतर रेखीय होंगी तो क्या होगा, आपका तरंगाग समतल होगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें यदि माध्यम में किरणें एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, तरंगाग गोलीय होगा। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो तो तरंगाग गोलीय होगा। ठीक है, मतलब आपका हो गया यदि माध्यम में किरणें समांतर रेखीय होंगी तो क्या होगा, तरंगाग समतल होगा। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो तो क्या होगा, तरंगाग गोलीय होगा। ठीक है, आपको ये समझ में होगा। और देखिए इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि यदि माध्यम में तरंगे एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही है तो क्या होगा, तो तरंगाग बेलनाकार होगा। मतलब आपका होगा, देखिए इसमें 3 पॉइंट है। देखिए यदि माध्यम में किरणें एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, तरंगाग गोलीय होगा। यदि माध्यम में किरणें समांतर रेखीय होंगी तो क्या होगा, तरंगाग समतल होगा। यदि माध्यम में किरणें एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, तरंगाग बेलनाकार होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया तरंगाग और उसका उदाहरण, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो लघु उत्तरीय का जो प्रश्न नंबर 23 होने वाला है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपके परीक्षा में 17 में 16 में और 9 में 3 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या होता है हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। मतलब आपका ये होगा कि जो प्रकाश होगा क्या करेगा, वो तरंगों के रूप में चलेगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती है। मतलब हो गया इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलेंगी और सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से ही चलेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि हाइजेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। ठीक है, हाइजेंस के समय तक ये माना जाता है कि जो तरंग होगी उसके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए हाइजन ने यहाँ पे एक माध्यम भी लिया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हाइजन ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ठीक है, मतलब हाइजन ने क्या माना, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर को माना। ठीक है, और उन्होंने ये भी माना कि ईथर लगभग क्या होता है, भारहीन होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देखिए, और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है। ठीक है, अगर वो भारहीन होगा तो क्या करेगा, वो प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसमें आगे भी लिखा हुआ है, देखिए इसमें आगे क्या होगा, देखिए इसमें क्या है लिखा है कि इसका घनत्व बहुत कम है। देखिए इसमें लिखा है कि इसका घनत्व बहुत कम है। ठीक है, इसका घनत्व बहुत कम है तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। जब ये इसका घनत्व बहुत कम होगा और प्रत्यास्थता बहुत अधिक होगी तो क्या करेगा, तो इसकी जो प्रकाश तरंगे होंगी वो ईथर में बहुत अधिक वेग से निकल जाएंगे। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है इस कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए अगर हम लोग तरंग वेग का फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तरंग वेग बराबर रूट में प्रत्यास्थता अपन होते हैं, यानी रूट में E/d आपका बन जाएगा तरंग वेग का फार्मूला। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब ये प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परिवर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर गिरती हैं तो क्या होता है, तो हमें वह वस्तु दिखाई देने पड़ती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जब ये प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परिवर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों के प्रकाश तरंगों की लंबाइयां अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या होगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयां अलग अलग होती है। मतलब आपका हो गया, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार ये भी होता है कि जो अलग अलग रंगों की जो प्रकाश तरंगे होती है वो अलग अलग लंबाइयों की भी होती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका हो गया हाइजेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत का नियम। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसमें आपको बताना है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ये आपको परीक्षा में 5 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट करना, क्योंकि इसकी आने की संभावना है कि 100% आपकी परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। देखिए जब हम लोग किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश किरण को गिराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये होगा क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी आने की संभावना आपकी परीक्षा में बनने। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। या आपकी परीक्षा में देखिए 2016 में 14 में 13 और 11 मतलब 4 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² अधिकतम बराबर hν माइनस hν नॉट होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ से हम लोग इसको कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो आपका क्या बना फार्मूला, हाफ mv² अधिकतम बराबर hν माइनस hν नॉट या एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वी अधिकतम क्या है यहाँ पे, तो वी अधिकतम क्या है, देखिए लिखा हुआ है वी अधिकतम उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग न्यू की बात करें तो न्यू क्या है, न्यू है अवशोषित फोटोन की आवृत्ति है, और ये यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, तो क्या है ये क्या है प्लांक नियतांक है। ठीक है, तथा न्यू नॉट क्या है धातु की डेली आवृत्ति। मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे जो भी है क्या है, जो भी आपका भी अधिकतम क्या है आपका वो उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें इसकी क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट है, या ये आपका न्यू क्या है, न्यू आपका अवशोषित फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है, या ये आपका जो न्यू नॉट क्या है आपका है वो डेली आवृत्ति है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये आपका होगा क्या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का समीकरण होगा। इसे आप नोट करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 देखिए, इस आपसे पूछ रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से बी बोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको हमको बताना है यदि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से बी बोल्ट तक त्वरित करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा उसका व्यंजक क्या होगा। ठीक है, ये आपके परीक्षा में देखिए 2008 में और 13 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपका पता होना चाहिए इसका व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बनती है। ठीक है, जिसका जो फार्मूला बनता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, यदि हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हम लोग बी विभव द्वारा क्यू आवेश को गतिशील करेंगे तो क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, के बराबर क्यू इंटू बी की। मतलब यदि हम लोग बी विभव द्वारा क्यू आवेश को गतिशील करेंगे तो उसमें निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी, के बराबर क्यू इंटू बी की। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है अर्थात गतिशील आवेशित कणों के लिए तरंगदैर्घ्य का जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा लैम्डा बराबर एच अपान रूट में 2m क्यू इंटू बी बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, देखिए आपका फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, लैम्डा बराबर या चपान रूट में 2m क्यू इंटू बी बनेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे मास m लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, जहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, या चपान रूट में 2m इंटू क्यू इंटू बी। यहाँ पे आपका m लिखा हुआ था वहाँ पे हम लोग ने m ही कर दिया, जहाँ पे q लिखा हुआ था वहाँ पे हमने q कर दिया। ठीक है, इंटू बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका h क्या है, आपका h आपका है प्लांक कांस्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻34 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर 6.62 इंटू 10⁻34 अपान अंडर रूट 2 गुणे उसके बाद जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31 होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे। उसके बाद हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, उसकी वैल्यू रख देंगे। उसके बाद इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितनी वैल्यू होगी, तो आपकी लैम्डा बराबर आएगा रूट में 150 अपान बी एंगस्ट्रॉन आएगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग 150 का जब हम लोग रूट करेंगे तो कितना आएगा 12.27 अपान रूट बी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा बराबर आएगा जो आपका लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा कितना आएगा 12.27 अपान रूट बी आ जाएगा, किसमें आएगा एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो लैम्डा आएगा कितना आएगा, लैम्डा 12.27 अपान रूट बी आ जाएगा किसमें एंगस्ट्रॉन में, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। का जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बारहवें श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए, इस श्रेणी के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य की गणना भी कीजिए। इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बारहवें श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र क्या होता है। साथ में आपको ये भी बताना है कि इस श्रेणी के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य की गणना भी आपको करनी है। यह आपको परीक्षा में 3 बार 2017 में 13 में और 8 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका क्या लिखा है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 3 4 ऐसे हम लोग इनफाइनाइट तक भी रख सकते हैं से द्वितीय ऊर्जा स्तर N1 बराबर 2 में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी संख्या को हम लोग 12वें श्रेणी कहते हैं। मतलब आपका हो गया हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी संख्या को हम लोग 12वें श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आपका होगा 12वें श्रेणी। इसका जो फार्मूला क्या बनता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगर हम लोग को 12वें श्रेणी से तरंग संख्या याद करें तो हमें कौन सा फार्मूला तो हमें लगाना है 1 लैम्डा बराबर आर ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, जहाँ पे n2 क्या होता है 3 4 5 से लेकर हम लोग इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा किसका 12वें श्रेणी का फार्मूला। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग को अधिकतम तरंगदैर्घ्य निकालें तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका n2 होता है वहाँ पे हम लोग अगर 3 रख देंगे तो हमको अधिकतम तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी। इसके लिए 12वें श्रेणी के लिए हमको अधिकतम तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ठीक है हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं। देखिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए n2 बराबर क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 लैम्डा बराबर आर ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस जहाँ पे हम लोग n2 वहाँ पे 3 रख देंगे तो 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए क्या 1 लैम्डा बराबर आर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 9 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा। जब 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपस में करेंगे तो कितना 36 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 1 लैम्डा बराबर आर ब्रैकेट में 5/36। ठीक है, अभी देखिए ये 1 लैम्डा की वैल्यू कितनी आई आर ब्रैकेट में 5/36, जिसको हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा बराबर 36/5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना लैम्डा बराबर 36/5 क्या अधिकतम तरंगदैर्घ्य की वैल्यू होगी किसके लिए आपकी 12वें श्रेणी के लिए। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आपका जो लघु उत्तरीय में जो प्रश्न नंबर 28 होने वाला देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम में अंतर बताइए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2013 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि सतत स्पेक्ट्रम का जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक की सभी तरंगदैर्घ्य विद्यमान होती है। मतलब आपका जो सतत स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक की सभी तरंगदैर्घ्य होती है। जबकि अगर हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठ की भूमि पर केवल कुछ चमकीली रंगीन रेखाएं प्राप्त होती है। मतलब आपका जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें काली पृष्ठ की भूमि पर केवल कुछ चमकीली रंगीन रेखाएं प्राप्त होती है। जबकि सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है, उसमें लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग की सभी तरंगदैर्घ्य विद्यमान होती है। ठीक है, तो यह होगा पहला अंतर। अब दूसरे अंतर की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा अंतर क्या लिखा हुआ है,
इसमें सभी रंग एक दूसरे को क्षेत्र में अधिव्यापित किया जाता है। मतलब जो आपका सतत स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या करता है, उसमें सभी रंग एक दूसरे को क्षेत्र में अधिव्यापित किए जाते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें रेखीय स्पेक्ट्रम में, वहां पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या तथा तरंगदैर्घ्य केवल लिए गए तत्व पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो संख्या होगी और तरंगदैर्घ्य होगा वो केवल तत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आपका होगा दूसरा अंतर। अब हम लोग तीसरे अंतर की बात करें, क्या होगा तीसरा अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि स्पेक्ट्रम में रंगों की सीमाओं का निर्धारण कठिन होता है। मतलब अगर हम लोग सतत स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना कठिन होगा। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम में तो वहाँ पे आपके रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना सरल होगा। ठीक है, मतलब आपका होगा कि अगर हम लोग सतत स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम लोग रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना कठिन होगा। जबकि अगर हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना सरल होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया तीसरा अंतर। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। इसमें आपको बताना है कि युग्म उत्पादन क्या होता है, साथ में आपको ये भी बताना है कि युग्म विलोपन क्या होता है। दोनों के उदाहरण देने हैं। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है। इस बार इसके आने की संभावना की बोर्ड परीक्षा में बनने है, तो आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साथ में इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या समझेंगे, हम लोग पहले समझेंगे क्या होता है युग्म उत्पादन, फिर उसके बाद हम लोग युग्म विनाश के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है युग्म उत्पादन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर आपतित होता है। ठीक है, मतलब ये हो गया जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरेगा तो क्या करेगा, तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है तब इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। यही प्रक्रिया युग्म उत्पादन करती है। मतलब क्या हो गया, जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग समीकरण कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण भी लिखा हुआ है तथा इसका निम्न समीकरण से हम व्यक्त करते हैं। देखिए लिखा हुआ है जब गामा फोटॉन गिरता है तो क्या करता है, पॉजिट्रॉन और साथ में का इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। मतलब आपका हो गया जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या युग्म उत्पादन हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है युग्म विनाश। देखिए आप आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि युग्म उत्पादन के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो तुरंत ही वह एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। मतलब ये हो गया जब देखिए जब का युग्म उत्पादन होता है उसके एकदम उल्टा होता है क्या, युग्म विनाश। देखिए इसमें क्या होता है, जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करेंगे तो क्या होगा, तो तुरंत वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विनाश कर देंगे तथा उनके स्थान पर 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति हो जाएगी, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग युग्म विनाश कहते हैं। ठीक है, इसका समीकरण देखिए नीचे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ से 2 गामा फोटॉन आपके निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपका होगा युग्म विनाश और युग्म उत्पादन, इसे आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्रांतिक द्रव्यमान एवं नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में समझाइए। इसमें आपको बताना है कि क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, साथ में आपको ये भी बताना है कि नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 13 में और 7 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान और क्या होता है नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके बताने की संभावना आपकी परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान के बारे में, फिर हम समझेंगे नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अपक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये आपका हो गया कि वह न्यूनतम द्रव्यमान जो पदार्थ में श्रृंखला अपक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, आपका क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ देते हैं। देखिए कि लिखा हुआ है कि विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अपक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया क्रांतिक द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या होता है नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ देखिए इस अपक्रिया में कृत्रिम उपाय द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, मतलब इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम लोग कृत्रिम उपाय द्वारा इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार विखंडन की दर पर हम लोग का पूर्ण नियंत्रण रहता है। मतलब इस प्रकार क्या होता है कि हम लोग जो है विखंडन की दर पर पूर्ण कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस नियंत्रण प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में लिया जाता है। मतलब इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, रचनात्मक कार्यों में इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु भट्टी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब आपके जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जो परमाणु भट्टी होती है, वो लोग नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया क्या, आपका हो गया क्रांतिक द्रव्यमान और नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। इसमें आपको बताना है कि अर्धचालक क्या होता है, साथ में आपको ये भी बताना है कि नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर क्या होता है। यह आपकी परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है अर्धचालक, क्या होता है नैज अर्धचालक और क्या होता है बाह्य अर्धचालक। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपके बोर्ड परीक्षा में बने। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे अर्धचालक के बारे में, फिर हम लोग नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर भी स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है अर्धचालक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्धचालक वह ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, आपका अर्धचालक कहलाता है। मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है तथा कुचालकों से अधिक होती है, आपका अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, सारे आपके क्या होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार इसको देखिए, एक बार इसको हम लोग फिर से पढ़ देते हैं। देखिए, अर्धचालक वह ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता व चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आज आपके अर्धचालक होते हैं। ठीक है, ये आपका होगा अर्धचालक। अब हम लोग नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर भी स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो पहला पॉइंट है नैज अर्धचालक का क्या है, इसमें कोई अपद्रव नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जो आपका जो नैज अर्धचालक होता है उसमें कोई भी अपद्रव नहीं मिला होता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें बाह्य अर्धचालक में, तो देखिए इसमें एल्युमिनियम, बोरान, बिस्मथ पदार्थों को मिलाया जाता है। मतलब आपका जो बाह्य अर्धचालक होता है उसमें एल्युमिनियम के, बोरान की, बिस्मथ की आपका मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें नैज अर्धचालक में, तो क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है कि इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। देखिए, जो आपका जो नैज अर्धचालक होता है उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, जबकि अगर हम लोग बात करें बाह्य अर्धचालक में तो इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए जो आपका नैज अर्धचालक होता है उसका हम लोग कोई उपयोग नहीं करते, उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, जबकि जो आपका बाह्य अर्धचालक होता है उसका उपयोग हम लोग बहुत सारी युक्तियों में करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देखिए, इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया, मतलब आपका जो बाह्य अर्धचालक होता है इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया अर्धचालक, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो लघुत्तरी का जो प्रश्न नंबर 32 होने वाला है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न की प्रकृति में क्या अंतर तथा समानता है। इसमें आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन में क्या अंतर क्या समानता है, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर क्या समानता है, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो में क्या अंतर क्या समानता है। ये आपकी परीक्षा में 2011 में और 6 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन में क्या अंतर क्या समानता होती है, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर क्या समानता होती है, तथा न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो में क्या अंतर क्या समानता होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट लें, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बनती है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग पहले पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन के बारे में, फिर हम लोग पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर हम लोग न्यूट्रॉन था न्यूट्रॉन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में पॉजिट्रॉन था प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन था प्रोटॉन दोनों पर धनावेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। मतलब आपका जो पॉजिट्रॉन होते हैं, आपका जो प्रोटॉन होते हैं, दोनों पर धनावेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा समानता होगी। अगर हम लोग अंतर की बात करें, देखिए अंतर क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है पॉजिट्रॉन की तुलना में लगभग 1836 गुना भारी होता है। मतलब आपका जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, वो पॉजिट्रॉन की तुलना में लगभग 1836 गुना भारी होता है। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर, एक अंतर और देख लीजिए। अब इसमें हम लोग प्रतीक की बात करें क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिट्रॉन का प्रतीक क्या होता है +1 β 0 होता है, जबकि हम लोग अगर प्रोटॉन का प्रतीक की बात करें तो क्या होता है 1H1 होता है। मतलब आपका जो पॉजिट्रॉन का प्रतीक क्या होगा +1 β 0 होगा, जबकि जो आपका जो प्रोटॉन का प्रतीक क्या होगा 1H1 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिट्रॉन था प्रोटॉन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, पॉजिट्रॉन था इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए आगे देखिए, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब आपका जो पॉजिट्रॉन होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, वह आवेश की जो परिभाषा होती है पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की, वो भी बराबर ही होती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या होती है समानता होगी। अब हम लोग अंतर की बात करें तो क्या होगा, देखिए मतलब आपका जो पॉजिट्रॉन क्या होता है धनावेशित होता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो आपका होगा क्या इसके बारे में, आपका अंतर होगा। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बढ़ते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन था न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। देखिए आगे, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो दोनों आवेश रहित कण होते हैं। मतलब आपका जो न्यूट्रॉन होता है, आपका जो न्यूट्रिनो होता है, दोनों पे क्या होते हैं आवेश नहीं होते हैं। ठीक है, वो आवेश रहित कण होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगी समानता होगी। अब आगे देखिए, न्यूट्रॉन द्रव कण होता है जिसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 kg होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है वो द्रव कण होता है जिसका द्रव्यमान कितना होता है 1.675 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, जबकि अगर न्यूट्रिनो की बात करें, देखिए क्या होता है इसमें लिखा हुआ है, जबकि न्यूट्रिनो का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। मतलब आपका जो न्यूट्रिनो होता है उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, यह हो गया अंतर। अब उसके बाद हम दोनों के प्रतीक के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखिए लिखा हुआ कि न्यूट्रॉन का प्रतीक 0N1 होता है, तथा जो का न्यूट्रिनो होता है उसका प्रतीक होता है उसका प्रतीक होता है न्यू होता है। ठीक है, मतलब आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसका प्रतीक होता है 0N1 होता है, जबकि न्यूट्रिनो का प्रतीक होता है न्यू होता है। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूट्रॉन था न्यूट्रिनो के बारे में। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसको बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। देखिए इसमें आपसे पूछा है कि उत्क्रम अभिनीत पीएन संधि डायोड में एवलांस भंजन का क्या अर्थ है। इसमें आपको बताना है कि एवलांस भंजन क्या होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 12 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि उत्क्रम अभिनीत पीएन संधि डायोड में एवलांस भंजन का क्या अर्थ होता है। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो ये हम लोग समझते हैं क्या होता है एवलांस भंजन। देखिए यहाँ पे क्या होगा,
जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, मतलब जब हम लोग संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को हम लोग धन सिरे से जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो संधि उत्क्रम अभिनित कराएगा। मतलब ये हो गया, जब हम लोग संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ेंगे तो हमें संधि उत्क्रम अभिनित प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पीएन संधि की उत्क्रम अभिनित में यदि लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा दें, मतलब अगर हम लोग पीएन संधि की उत्क्रम अभिनित में लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सात संयोजक बंध टूट जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सात संयोजक बंध टूट जाएंगे, अतः उत्क्रम धारा बहुत अधिक तेजी से बढ़ेगी। मतलब ये होगा, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, जब पीएन संधि की उत्क्रम अभिनित में लगा के जब हम लोग उत्क्रम विभव को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो विभव के निश्चित मान पर संधि के निकट जो सात संयोजक बंध होंगे क्या होंगे, टूट जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे उत्क्रम धारा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और ये घटना को हम लोग एवलांच भंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि पीएन संधि की उत्क्रम अभिनित में लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा दें तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सात संयोजक बंध टूट जाते हैं, अतः उत्क्रम धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। यही घटना आपका एवलांच भंजन कहलाती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका एवलांच भंजन होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, साथ में इसको तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।